बड़ी मुश्किल रही है अभी कुछ बीते जो महीने थे, बरसात का जो मौसम था खासकर, लेकिन इस सब के बीच एक साल का लगभग जो कार्यकाल रहा है, कैसा बीत रहा है? देखिए, चुनौतियां हमेशा जो भी सत्ता में होता है वो आती है। किस प्रकार की चुनौतियां हैं? क्या चुनौतियों को हम लड़ाई की तरह लड़ें या युद्ध की तरह लड़ें? पहली चुनौती हमारे सामने थी, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी अभी भी नहीं है। और जब मैंने एज ए मुख्यमंत्री जब ज्वाइन किया तो बहुत बुरा हाल था। तो उस दृष्टिकोण से हमने पहली चुनौती उसको पार किया। कैसे अपनी इकॉनमी को कैसे डेवलप करना है, अपने स्टेट की डेमोग्राफी, भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से हमने अपना बजट पेश किया। अभी हम इस चुनौती का सामना कर ही रहे थे कि सामने हमारे आपदा आ गई। और इतिहास की हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बहुत बड़ी आपदा आई, जिसका मूल्यांकन करने के बाद हमने ये पाया कि क्लाइमेट चेंज का भी जहां हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में इसका असर हो रहा है। उस आपदा के समय टूरिज़्म सीजन हमारा पीक पर था। 75,000 टूरिस्ट मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारे फंसे हुए थे, क्योंकि उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा बारिश आती है, उसके नज़दीक इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र होते हैं उनको भाग कर ले जाती है। सब रोड टूट गए, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। तो सबसे पहला हमारा दायित्व ये बनता था कि हम सब लोगों को जो बाहर से मेहमान आया उनको सुरक्षित रखें और उनको सुरक्षित उनके घरों में ले जाएं। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया। 48 आवर्स में हमने सभी टूरिस्टों को निकाला और 15,000 के करीब वहाँ मनाली और कसोल वगैरह में गाड़ियाँ हमारी फंसी तो उनको निकाला। फिर 48 आवर्स में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ लगाकर पानी, बिजली उसको सुचारू रूप से चलाया। अब आपदा के बाद प्रदेश की सड़कें बुरा हाल था। एप्पल सीजन हमारा एक शुरू हो रहा था, जो कि इकॉनमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसको हमने कैसे आगे करना था, तो एप्पल सीजन में पूरे लिंक रोड टूट चुके थे। सेब मंडियों में कैसे पहुंचे, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हमारे हैं वो परेशान थे। हमने दिन रात मेहनत करके उनके सेब को मंडियों में भी पहुंचाया और अपनी जो इकॉनमी थी उसको थोड़ा दुरुस्त करने की दिशा में हम आगे बढ़े। पर आपने उस टाइम ये भी कहा था कि जितना नुकसान हो गया है उसे ठीक करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। कितना आप कर पाए हैं अभी तक? अब नए साल के लिए हम तैयार हैं, क्रिसमस के लिए हम तैयार हैं। कुछ जगह रोड्स जहाँ नदी का किनारा होता है वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सारी कनेक्टिविटी सब जगह तैयार है। और अगले 2 महीने तक हम चाहते हैं कि टूरिस्ट आएँ, एंजॉय करें, वेदर का एंजॉय करें। और सर्दियों में जब अभी मैं शिमला से जब मैं चल रहा था तो वहाँ धूप थी तेज़ लगी और मुझे कहा कि वहाँ फॉग है, अभी आपका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। तो आप इस फॉग से अच्छा है वहाँ धूप भी सेकिए और वहाँ अपने लंग्स को भी ठीक कीजिए। और हम तो हिमाचल प्रदेश जो नॉर्दर्न इंडिया का लंग्स है, सारी अच्छी ऑक्सीजन जो ना वो दिल्ली आती है, तो इसलिए आप आइए वहाँ। नहीं, ये अच्छी ऑक्सीजन से मैं एक चीज़ ज़रूर समझना चाहती हूँ आपसे कि उत्तर भारत में इकलौता राज्य आपका है जो अब कांग्रेस पार्टी के पास बचा है, जो खासकर जो हिंदी पट्टी कहलाता है, वहाँ पर किसी और राज्य में अब कांग्रेस की सरकार बची नहीं है। देखिए, कांग्रेस की सरकार आज एक राज्य में बची है, पर कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश में है। आज हर जगह, हरियाणा में जाइए प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, पंजाब में जाइए प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा तो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस हर जगह है। पावर में कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। हम चुनाव हारे हैं और ये डेमोक्रेसी में होता भी है। कभी कोई पार्टी चुनाव जीतती है, कई बार लगातार चुनाव जीतती है, तो ये पार्ट है डेमोक्रेसी का। लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर कोई बोले कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है तो ये गलत है। पूरे हिंदुस्तान में आज भी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी है। पर ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि आपकी जो नीतियाँ, आपने जो गारंटीज़ दी चुनाव से पहले, उनका आप किस तरीके से उनको अमल में लाते हैं
आप ही एक तरह से कहा जाए तो एक मॉडल बनेंगे कि देखो कांग्रेस की सरकार में ऐसा हो पाता है, क्या वो आप कर पाए? और उसमें भी मैं आपसे सबसे ज़्यादा ओपीएस पे पूछना चाहूँगी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया जो काफ़ी लोगों को भाया, पर क्या आप उसको पूरी तरीके से कर पाए हैं लागू? जिस बजट के लिए आपने कहा कि सरकार के पास उतने पैसे ही नहीं बचे थे जब आपने संभाला राज्य को, तो फिर ये कैसे आप कर पा रहे हैं? देखिए, ओपीएस एक सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण है। ओपीएस हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां एनपीएस जो कर्मचारी थे उसको 2750 रुपये मिलते थे, और अभी हमने 500 लोग थे जिनको 3000 5000 रुपया मिलता था, अब 27,000 और 40,000 रुपया मिल रहा है। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओपीएस दिया। संवेदनशीलता किस चीज़ की होनी चाहिए? जिस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ने प्रदेश की विकास की गाथा लिखी हो और दिन रात वो 35 साल अपने जीवन के सरकार को देता हो, और जब बढ़ापे का समय आए तो उसके पास कोई एश्योर्ड इनकम ना रहे। अगर इकट्ठा पैसा होता है तो वो खर्च हो जाता है जल्दी, बच्चों का मोह होता है, कुछ खरीदना होता है। लेकिन ओपीएस के माध्यम से आज उनको एक एश्योर्ड इनकम मिलेगी उनका अंतिम सांस तक, जब तक उनके शरीर में सरकार से एश्योर्ड इनकम मिलेगी। एक हमारी दूसरी, आपने गारंटी की बात की, किसी भी सरकार का आंकलन एक वर्ष में नहीं किया जा सकता। जब आप व्यवस्था परिवर्तन करने लगते हैं, हमारा एक नारा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हमने एक साल में 3 गारंटियों को पूरा किया। पहली ओपीएस, जिसमें हम राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा आने वाले समय में। दूसरा, ई टैक्सी, राजीव गांधी ई स्टार्टअप योजना स्टार्ट की, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को देखते हुए हमने कहा कि जो भी यूथ 40,000 टैक्सीज है हिमाचल प्रदेश में, कितना कार्बन उत्सर्जन करती होगी, उनको कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा कि आप 10 लाख की टैक्सी खरीदते हैं, हम आपको 5 लाख रुपया सब्सिडी देंगे और उसको अश्योर्ड इनकम भी देंगे। उसको अश्योर्ड इनकम देंगे कि सरकार से जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं हम उसको इरेडिकेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ताकि सरकार के जो सरकार को ड्राइवर रखना पड़ता है, गाड़ी रखनी पड़ती है, वो ई व्हीकल में जाए। उसको अभी हमने जारी कर दिया और उसमें अभी काफ़ी लोगों युवा उस साल दिखा रहे हैं। अगर कोई प्राइवेट बस लेता है तो 1 करोड़ की प्राइवेट बस में 50 लाख रुपए हम सब्सिडी देंगे। तो एक तो ये दूसरी हमारी स्टार्टअप योजना है 680 करोड़ की। तीसरी हमारी क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा थ्रस्ट है। क्वालिटी एजुकेशन में क्या है कि हमने बच्चों में ये हीन भावना ना आए, इसलिए हमने फर्स्ट क्लास से लेकर इंग्लिश मीडियम सभी स्कूलों में अगले एकेडमिक सेशन से शुरू कर दिया। तो ये 3 गारंटियाँ थी। आने वाले समय में 3 और पूरा करेंगे और 4 साल में जो हमने 10 गारंटियाँ दी हैं वो पूरा करेंगे। गारंटी महज चुनावों से पहले दी जाती है कि हमारी सरकार आएगी, पर हम तो चुनाव के वक्त, कोई चुनाव थोड़ी था जो ओपीएस देना था। चुनाव के पहले जो एम्प्लॉयज़ का बोर्ड था वो हमें पूरा 50% भी नहीं पड़ा था, लेकिन एक मानवीय संवेदनशीलता इस सरकार की थी जिसमें हमने दिया। अब जो राजनीतिक तौर पर ये ओपीएस की बात करते हैं, ये चीज़ें तो एक प्रेजेंट हम रखते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी आगे हमें सोचना है। समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचना चाहिए जहां सरकार की उन अंतिम व्यक्ति की कोई आवाज़ ना हो, हम पहुँचे। अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे पहला राज्य है जहां कानून बनाकर 27 साल तक उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि उनका खर्चा, उनका शादी का, उनका अगर वो नीट में पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आईआईटी में जाता है, आईएम में जाता है, सारा खर्चा हॉस्टल से लेकर पढ़ाई का हम देंगे। एवरी मंथ 4000 पॉकेट मनी भी देंगे। ये गारंटी में थोड़ी है, ये समाज के उन अंतिम व्यक्ति की आवाज़ है जिसको सरकार को सुनना चाहिए। और आप कह रहे हैं राज्य के पास पैसे बचे नहीं थे। देखिए, राज्य के पास पैसे बचे नहीं, राज्य के पैसों को कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करना है वो भी तो अच्छा आना चाहिए ना। रूटीन गवर्नमेंट नहीं चलनी चाहिए कि ये सरकार आई, अगली बार एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो सरकार आ जाएगी। तो हमने तो व्यवस्था परिवर्तन करके पैसे बचाए और हमारी इकॉनमी जो है इस साल 20% पटड़ी पर आएगी। आने वाले 4 साल में हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी
पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि राज्य में चुनाव नहीं है, उसके बावजूद आपने ये सब कुछ किया, पर 2024 के चुनाव तो आ गया सर। देखिए, चुनाव जो है उस समय के मुद्दों के अनुसार होगा। 2024 का जो भी चुनाव होगा उस समय के मुद्दों के हिसाब से होगा। उस समय कौन से मुद्दे ऊपर उठकर आते हैं और उनका हम कैसे जवाब देते हैं। पर आपको केंद्र के हिसाब से मुद्दा क्या सबसे बड़ा लग रहा है? देखिए, केंद्र का अब 10 साल का हिसाब तो जनता मांगेगी ना। अब जनता के सामने हम कैसे उसको प्रेजेंट करते, प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। नहीं, उत्तर भारत की साइड में तो प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी, आपकी पार्टी। देखिए, मैं तो हिमाचल का आदमी हूँ, मैं तो चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता, ऊपर ही रहना चाहता हूँ। लेकिन जब भी जिम्मेवारी कोई पार्टी की हमें मिलेगी तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। वादे आपके बड़े बड़े हुए थे, आपने 1 लाख रोजगार का वादा किया था। पुरानी पेंशन तो आप कह रहे हैं कि पहले वादों में से रहा आपको, जो आपने पूरा करने की ओर कदम उठाया। हर घर पहले कैबिनेट में कर दी 500 एम्प्लॉयज को मिलनी शुरू हो गई है, और कई स्टेटों में जिन्होंने कहा है अभी वो शुरू ही नहीं हुई है, हमने देना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ एक है कि ओल्ड एज में उनका सहारा कौन बनेगा। बच्चे आजकल रहते नहीं है ना, तो उनके लिए एक सहारे के लिए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लगाई। अब तो 3 IAS ऑफिसर्स ने भी हमसे कहा कि हम भी ओल्ड पेंशन में आना चाहते हैं, तो उनको भी हमने दे दी। ये 300 यूनिट बिजली मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, ये सारी चीज़ें। देखिए, जैसे जैसे इकॉनमी डेवलप होती है सब चीज़ें करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और हमने इसको कर दिया है। आपको एक चीज़, 2,37,000 महिलाएं हमारे, उनको हमने 1500 रुपया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, एकल नारी है, डेस्टिट्यूट वुमेन है, उनको हमने देना शुरू कर दिया। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें हमने सभी महिलाओं को ये देना शुरू किया। पहला चरण है, फर्स्ट फेज है, उसके 4 चरण आएंगे और ये 5 साल में पूरे करने हैं। मैंडेट हमें 5 साल का दिया, हम 4 साल में पूरा करेंगे। दूसरा, इसके अलावा हमने ये भी कहा, ये तो एक गारंटी जो दी उसको ही आप देख रहे हैं, इसके अलावा हम क्या करने जा रहे हैं। 1,15,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में डेस्टिट्यूट वुमेन है, एकल नारी है, विडोज़ है, उनके बच्चों का सबका पढ़ाई का खर्चा इस बार के बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार अपने आप वहन करने जा रही है। इसके अलावा तो ये नई नई चीज़ें हम ला रहे हैं। ये गारंटी तो छोटी सी बात है, इसको आप ज़्यादा राजनीतिक रूप से, ये बड़ी स्टेटों में ये ज़्यादा होता होगा, हमारी तो छोटी सी आबादी है, 75 लाख की आबादी है, थोड़े में संतुष्टि करके हमारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरा, 300 यूनिट बिजली की बात की, टोटल परिवारों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 20-21 लाख है। 1 लाख ट्रांजिशन में जो लेबर्स आती है वो परिवार रहते हैं, तो 18 लाख को तो हम फ्री, कोई बिजली का बिल ही नहीं आता, आपको पता, 0 बिल है। ये सच सच बताइए कि चुनावों के समय आजकल सारी पार्टी और हर स्टेट में ये हो रहा है, सबसे पहले फ्री चीज़ें दी जाती हैं। अब चाहे अकाउंट ट्रांसफर, जो महिलाओं का आपने कहा कि 1500 रुपये सबको, अब मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने लाडली बहना योजना के जरिए बड़ा महिलाओं का मन भी जीता। ये चुनाव लड़ने के टाइम तक तो ठीक है, उसके बाद कितना बड़ा प्रेशर डाल रहा है सरकारों पर। देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनावों के समय ये जो बातें की जाती है और जो हम बात करते हैं, इसका ज़्यादा राजनीतिक असर नहीं होता। आज मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जो असर होता है उस प्रदेश के मुद्दे क्या है, उस प्रदेश के बाद उस जिले का मुद्दा क्या, और उस विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, इन चीज़ों का राजनीतिक असर होता है। ये तो एक स्टैंडिंग स्लोगन्स हो जाते हैं कि हम आपको ये देंगे, आप हमारे को ये दीजिए। दूसरे अपने घोषणा पत्र में बोलते कि हम आके ये देंगे। एक कमिटमेंट का विश्वास दिलाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन राजनीति में उस समय उस क्षेत्र के मुद्दे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। एक समय राजनीति में था कि भूखमरी है, गरीबी हटाओ, एक समय राजनीति में था कि ये अब मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं और कुछ समय में ये गौन हो जाएंगे। मतलब ये होड़ जो अभी है, आप कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे ये खत्म होंगे? मुझे तो लग रहा है डेमोक्रेसी मैच्योर होती जा रही है, नई तरह की चीज फ्री देने का एक चलन। वो ठीक है, हमारे, मैं अपनी स्टेट के मामले में कह सकता हूँ, मैं दूसरे स्टेट के मामले में इसलिए नहीं कह सकता कि वहाँ की पॉवर्टी लाइन कितनी है। हमारे यहाँ आपको कोई काम करने, अब मैं अपने स्टेट के बारे में बताता हूँ, हमारे यहाँ कोई मजदूर नहीं मिलता, उड़ीसा और बिहार के लोग बेचारे आते हैं। हमारे यहाँ कोई काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं,
सब बाहर चले गए पढ़ लिख कर, अच्छी एजुकेशन लेकर। पर अभी जो बाकी स्टेट्स में जो हार हुई कांग्रेस को, समीक्षा हुई वहां पर, किसी ने आपसे आपकी राय पूछी कि नहीं, मैं आप देखिए जीत गए बाकी थे, स्टेट क्या के हुआ? बारे में, मैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की क्षेत्र की परिस्थिति, एक होता है ना कि आप सीएम हैं तो आप स्टार प्रचारक के तौर पर आपको कहा जाएगा आप आइए हमारे यहाँ भी प्रचार कर दीजिए, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से फिर हमको भाषण देना पड़ता है। तो वो आपसे अगर मुझे कोई बोलेगा कि अगर मध्य प्रदेश जाना है, दिल्ली जाना है, तो वहाँ की परिस्थितियों को अंडरस्टैंड करके हम अपना बात कर रख लेते हैं। अभी जब हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण का जो कुछ एरियाज जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहे, उसके लिए आपने केंद्र से भी मदद मांगी थी, आपको मिली वो मदद? देखिए, केंद्र पे हमारा अधिकार बनता है। सोवरेन स्टेट में हम जाते थे, हमारा अधिकार है, केंद्र से हम मिलते हैं, केंद्र को हम कन्विंस करते हैं, केंद्र के नियमों के अनुसार जो भरना हो तो हम भरते हैं। और अभी तक हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें नहीं मिला है, लेकिन हम यही नहीं देखते रहना चाहिए कि हमें केंद्र से कम मिलेगा। हमें अपने पैरों पर भी तो खड़ा होना पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया, क्योंकि हमारी जो मेन इकॉनमी टूरिज्म और हाइड्रो पर है, तो अगर हम उस पर नहीं खर्च करेंगे, हमने बजट को कट करके दिया। और तकरीबन 4000 घर हमारे पूर्णतः नष्ट हो गए और 13000 घर हमारे आंशिक रूप से नष्ट हो गए, फसलों को नुकसान हुआ। हमने नियम बदल दिए, हमने कानून बदल दिया केंद्र सरकार के नियम के अनुसार, और जो हमारे राज्य सरकार में पिछला नियम थे उसमें पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता था। आप बताइए 1.5 लाख में कभी कुछ काम हो सकता है? अब जिस व्यक्ति ने, हमारे यहाँ एक घर बड़ी मुश्किल से बनाते हैं या 2 घर होते हैं, 90% हमारी पॉपुलेशन गांव में रहती है। अब जिसका पूरा घर उजड़ गया हो, एक एक पाई जोड़कर वो अपने घर को बनाता है, हमने उस नियम को तोड़ा और 1.5 लाख से हमने उसको 7 लाख रुपया दिया। और जो कच्चे मकान में रहता था 2-3 लाख का बनता था, हमने कहा कि ये ज़िंदगी भर कच्चे मकान में नहीं रहना चाहिए, इसे भी 7 लाख रुपया पक्के मकान का मिलना चाहिए, तो उसको भी 7 लाख रुपया दिया। पानी का कनेक्शन फ्री में दिया। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग नहीं, प्रधानमंत्री में तो 1.5 लाख मिलता है। प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए इस मामले में कि 1.5 लाख में आजकल वॉशरूम नहीं बनता, तो उनको भी इस नियम को बदलना पड़ेगा, इसको बदलना चाहिए। आप ज़्यादा दे रहे हैं आप। हमने तो 7 लाख दिया, पानी का कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं, जो सीमेंट की बोरी 400 रुपये की और 280 में दे रहे, 10 लाख का दे रहे, ताकि वो अपना घर तो आराम से रखे। जहाँ गरीबी से ऊपर उठाने की हम लोग बात करते थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कच्चे मकान में गरीबी से उठा दिया, उसकी सोच को भी उठाना पड़ेगा। से मिलते रहते हैं, बीच में ये भी कहा गया कांग्रेस के कई नहीं, नेताओं, देखिए G20 में नहीं गए, आप गए थे, देखिए मैं हमेशा मिलता हूँ। अब संगठनात्मक जो सोवरेन स्टेट में हमारा मिलना दायित्व है, प्रधानमंत्री से मिलता हूँ, होम मिनिस्टर से मिलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उनको कन्विंस करके पैसे लाऊं, अपनी स्टेट की लाऊं, और मेरा दायित्व आगे भी मिलते रहेंगे। G20 में मैं गया, वो सरकार का फंक्शन था, उसमें जाने में कोई हर्ज थोड़ी है। सुखविंदर जी, ये समझाइए हमें कि हमेशा ना डेवलपमेंट और नेचर, इसको लेके बड़ा डिबेट चलता है। जब हिमाचल में भी वो हमने तबाही देखी तो कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ पर चौड़ीकरण की वजह से, सड़कों के हाईवे बनने की उसकी वजह से हुआ। उत्तराखंड में जो अभी टनल वाला हादसा हुआ, उसमें भी बहुत सारे सवाल उठे। पहाड़ी स्टेट्स की ये समस्या रहती है, पर आप वाकई उस डेवलपमेंट को एक समस्या समझ रहे हैं? क्या दूसरे तरीके से होना चाहिए वहाँ पर विकास? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। जब कभी टीवी चैनलों पर मैं डिबेट देखता था, ये हो गया, इतने ज़्यादा नुकसान हो गया, पहाड़ में ये पेड़ कटिंग होगी। हिमाचल के संदर्भ में 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उत्तराखंड से संबंधित भी बोलूँगा। बिग हिमालय है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होती, वो पहाड़ है। वहाँ हमारा स्नोबॉन्ड एरिया स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड के पास इतना स्नोबॉन्ड नहीं है जितना हमारे पास है, जहाँ 12 महीने बर्फ़ रहती है, पहला। फिर है मिड हिमालय, और तीसरा क्षेत्र है हमारा प्लेन का। हिमाचल में सेब भी होता, आम भी होता, संतरा भी होता है, ठीक है। तो पहली जो आपदा आई वो हुई क्लाउड बर्स्ट से। जब वेपोरेशंस होती है, जब डैम बने होते हैं, गर्म हवाएं सर्द से टकराती है, तो उसके कारण क्लाउड बर्स्ट होता है। क्लाउड बर्स्ट के कारण हमारे जो नदी के किनारे जो लोग बसे थे, उन्होंने वहाँ बड़ा डिजास्टर किया, बड़ा नुकसान पहुँचाया। दूसरा, मिड हिमालय में हमारे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बारिश हुई, उससे लैंडस्लाइड्स हुए। लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है।
लैंडस्लाइड्स जब भी आप कहीं कटिंग करेंगे तो वो लैंडस्लाइड्स होगा जहाँ सॉफ्ट स्ट्रेटा होगा, और उस स्ट्रेटे को सेटल होने में पहाड़ में 3 साल या 4 साल लगते हैं। और जो प्लेन का इलाका था वहाँ डैम से पानी छोड़ा गया, क्योंकि डैम फुल हो चुके थे, और उन्होंने तब लोअर हिमाचल में भी और पंजाब में भी उसका नुकसान पहुँचाया। अब वो जब कटिंग होगी, पहाड़ में सड़क बनेगी, 28,000 किलोमीटर सड़क बनी है, कोई ये तो है नहीं कि पहली बार बनी है। तो 28,000 किलोमीटर में जैसे मनाली की फुट लाइन की बात कर लेते हैं जो चंडीगढ़ से जाती है, उसमें अगर 100 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कहीं लैंडस्लाइड्स हो गया तो उसका ये मतलब नहीं कि पूरी सड़क ही खराब होगी। एक दूसरा, ऐसे ऐसे पैचेज में जब कटिंग होती है, एक तो 90 डिग्री पर कटिंग नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनों से उसको स्लांटिंग में 45 डिग्रीज के संदर्भ में कटिंग होनी चाहिए, और पहाड़ में हमेशा टनलिंग पर जाना चाहिए। टनलिंग बेस्ट है। अब उत्तराखंड के मामले में बताना चाहता हूँ, ब्रिटिशर्स ने, शिमला समर कैपिटल थी इंडिया की बिफोर इंडिपेंडेंस, कालका से शिमला में 103 टनल बनाई। उस समय तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। दूसरे आपके और भी शिमला में पहाड़ काट के टनलिंग बनाई है। तो टनलिंग हिल स्टेट्स के लिए बेस्ट मॉडल है, पर क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हम वो पहाड़ों को काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बार मैं गडकरी जी से भी मिला, प्रधानमंत्री जी से भी मैंने चिट्ठी लिखी कि टनलिंग में जाए। अब उत्तराखंड में क्या था कि सॉफ्ट स्ट्रेटे में नेग्लिजेंसी हुई है, वो कोई टनलिंग का कसूर नहीं है, वो थोड़ा कसूर सॉफ्ट का है। सॉफ्ट स्ट्रेटा गिर गया और वो एक कोने में फंस गए, तो उसमें कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है कि टीवी चैनल उसको दिखाते रहे कि नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो हिल स्टेट्स में टनलिंग बेस्ट मॉडल है। वर्ल्ड के किसी भी हिल स्टेट्स में चले जाइए, वो टनलिंग बेस्ट मॉडल है। हमारे यहाँ नुकसान का जो डैम से पानी छोड़ा गया, हमारे बहुत बड़े डैम है, 100 किलोमीटर्स की वाटर बॉडीज बनी हुई है, 100 किलोमीटर्स की वाटर, जैसे समुंदर की तरह लगता है। तो आप अगर वहाँ देखेंगे, क्योंकि हिमाचल को सिर्फ क्या जानते, शिमला, मनाली, ढलौजी, कांगड़ा, धर्मशाला, और एरिया जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है उनको भी आपको दिखना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि उसके कारण हमारे को ज़्यादा नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड्स जब कन्वर्ट होता है मड स्लाइड्स में, तो लोअर पार्ट के जो घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। जो हमारे देवदार के पेड़ है, उसकी जो रूट्स होती है बहुत नीचे नहीं होती, 3-4 फीट तक होती है, पीछे की तरफ होती है। तो जब वो पानी तेजी से आता है तो पेड़ जब बहते हैं, तो जो नीचे मकान होते हैं नदी के किनारे, नालों के किनारे बसे हुए, उसको नुकसान होता है। इस बार शिमला में जो नुकसान हुआ, नाले के किनारे जो मंदिर था शिव बॉडी, उसको नुकसान हुआ। 2024 के चुनाव अब सर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी खासकर इन सभी इलाकों में और हिमाचल प्रदेश में भी आपकी सारी की सारी लोकसभा सीटें जीतने के लिए पूरा दांव लगाएगी। क्या इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू कोई दावा कर सकते हैं हिमाचल की लोकसभा सीटों को लेकर? भविष्य का तो मैं कोई दावा नहीं कर सकता, भविष्य तो घर में छिपा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कुछ लोग बोले ना बोले, कहीं ना कहीं ईवीएम का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जब हिमाचल में चारों लोकसभा सीट के रिजल्ट्स आए, 1 साल पहले मैं वहाँ एमएलए बना, मुझे वहाँ 40-60% वोट पड़ते हैं, और 1 साल बाद मुझे वो वहाँ सिर्फ 25% वोट पड़ते हैं। इतना तो कुछ नहीं किया था, सरकार तो बीजेपी की थी। इतना ज़्यादा टिल्ट होना वोट का बहुत ज़्यादा शक पैदा करता है। 40 हज़ार से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, वो एमएलए बने 1 साल पहले, और 40 हज़ार से डाउन हो गए। पर एमएलए और एमपी के बीच का फर्क इसलिए क्या नहीं हो जाता कि उस समय नहीं, पर इतने ज़्यादा से आज तक इतिहास में कभी कोई डाउन नहीं किया हिमाचल प्रदेश में। मैं इस बार वैसे ना लोकसभा के चुनाव ना बैलेट पेपर से करवाने चाहिए। क्या है, 546 सीटें तो है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। 546 सीटों में अगर बैलेट पेपर से करवाएंगे, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, तो पता लग जाएगा, जो शक पैदा होता है वो भी दूर हो जाएगा। उसमें क्या हर्ज है, 546 है, कोई ज़्यादा तो नहीं। दूसरा आप बोल रहे हैं कि तेलंगाना में, अब ये इसको मैं कहीं आपसे अकेले में चर्चा करूं तो अच्छा रहेगा।
अभी मैं इसको राजनीतिक तौर पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं, पर तेलंगाना में भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ, मैं ये तो वहाँ ईवीएम से चुनाव हुआ, कोई बात नहीं, वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया होगा, जहाँ इस्तेमाल करना वहीं करना है। बीजेपी ने सोचा ये 3 स्टेट्स जीत लें, एक कर देंगे तो शक कम होगा, ये आपको लग रहा है? देखिए, मैं शक की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बोल सकता हूँ कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में कि जिस राज्य में उनके विधायकों को 40% मिले वोट मिले और 1 साल बाद वो वोट खत्म होकर 25% रह जाए, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। मतलब विधानसभा और लोकसभा का फर्क आप नहीं, विधानसभा और लोकसभा का फर्क तो जाना है, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरी राय अगर पूछी जाए तो अगर हम बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाएं 546 सीटों में, तो जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, देखिए अमेरिका ने बंद कर दिया, जापान जो पहला ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने वाला उन्होंने बंद कर दिया, उनकी तो हाई एंड टेक्नोलॉजी थी। तो यहाँ तो छोटी सी टेक्नोलॉजी को कोई भी हैंग कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे मंच पर आने के लिए। एक बहुत सुंदर राज्य, और जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग जगह जाकर और एक्सप्लोर करो, छुट्टियों का सीजन शुरू हो रहा है, हम उसके साथ ही यहाँ पर अंत करते हैं। लेकिन आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप अपना अगले साल का एजेंडा हमारे साथ जरूर साझा करें। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स है, आप अपने लंग्स ठीक करवाने भी सारे जो आए हिमाचल आइए। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश का विकास ऐसे करना है कि वो भारत का टूरिज्म कैपिटल हो जाए। शुभकामनाएं इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।